कक्षमंडल के सामान्य परिसंचरण में कुछ वायुदाब पेटियाँ थीं, वायुदाब पेटियों को हम लोगों ने देखा था, और कुछ पवन पेटियाँ थीं, है ना। तो नियतवाही पवन पेटियों को भी हम लोगों ने देखा था। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जिनको समझना जरूरी है, तो ध्यान दीजिए। हमने एक चीज़ बताई थी आपको, व्यापारिक पवन, ठीक। उसके बाद हमने व्यापारिक को सन्मार्गी भी कहते हैं, और इससे ऊपर जो है कि डोलड्रम था, है ना। इससे ऊपर जो है डोलड्रम को बताया था, ठीक है। डोलड्रम के बाद यानी कि प्रशांत मंडल, फिर व्यापारिक पवन, इसके बाद नंबर आता है पछुआ पवनों का, पछुआ पवनों का यानी कि वेस्टरलाइज। वेस्टरलाइज पछुआ पवन। देखिए इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुट्टी रहती हैं, उसको हम कवर कर लेंगे, है ना। और कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे ना। जितने भी छोटी छोटी बातें हैं ना, सॉल्स्टाइस, इक्विनॉक्स और वगैरह वगैरह क्या होता है वो पूरा देख लेंगे इसमें। देखिए पछुआ पवन क्या होती है, जब उपोष्ण उच्च कटिबंधीय वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर, ठीक ना, ये होता है 30 से 35, जिसको अक्षांश बोलते हैं। तो 30 से 35 डिग्री से चल करके 60 से 65 डिग्री, है ना, ये है आपका निम्न वायुदाब कटिबंध, और ये है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। ये उपध्रुवीय निम्न है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। यहाँ से जो हवा है इधर की तरफ चलती है, इसी हवा को क्या बोलते हैं, पछुआ पवनों के नाम से जानते हैं दोनों गोलार्धों में, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या कि उपोष्ण, ठीक ना, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की तरफ चलने वाली हवाओं को ही क्या कहते हैं, पछुआ पवन के नाम से जानते हैं, ठीक। वेस्टरलाइज इसको बोला जाता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर जो समझने के लिए है वो समझिए। देखिए कोश किसे कहते हैं, एक जब पूरे तरीके से एक सर्कल का निर्माण हो जाए, एक पूरा सेल बन जाता है ना, तो उसको डोलड्रम के ऊपर और उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध तक उसको बोलते हैं हेडले कोश, हेडले सेल, ठीक। और उसके नीचे ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं फेरल सेल। समझिए कुछ चीज़ें हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं हेडले कोश क्या होता है, या हेडली सेल क्या होता है। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कुछ प्रशांत मंडल होते हैं, प्रशांत मंडल में संवहन धाराएं चलती हैं, प्रशांत मंडल में संवहन धाराएं चलती हैं। तो प्रशांत मंडल में जब संवहन धाराएं चलती हैं तो चलती किस प्रकार से हैं, देखिए ये हो गया आपका, समझिए समझने के लिए बता रहे हैं, ये आपका हो गया, ये जो लाइन है ये लाइन मान लीजिए विषुवत रेखा की है, और ये लाइन विषुवत रेखा की है, और इस लाइन पर अत्यधिक ताप है, ये लाइन अत्यधिक उष्ण है। तो यहाँ की हवा जो होगी गर्म होगी, और गर्म होकर के इस लाइन की हवा क्या होगी, ऊपर जाएगी, है ना। तो इसका स्थान लेने के लिए नीचे से जो हवा चलेगी, है ना, इसका स्थान लेने के लिए नीचे से जो हवा जाएगी उसी हवा को हम संवहन हवाएं कहते हैं, है ना, या उसी को हम व्यापारिक पवनों के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब समझिए
ये हवा फिर गई विषुवत रेखा पे, फिर से गर्म हुई और फिर से ऊपर उठी, तो गर्म होकर के फिर क्या करेगी, फिर ऊपर उठेगी और ये पहुंचेगी कहाँ पे, उपोष्ण उच्च वायुदाब पे पहुंचेगी, इस बेल्ट में पहुंचेगी, ठीक ना। यहाँ से देखिए नीचे से गई, यहाँ से फिर ऊपर से उठ करके ऊपर ऊपर आ गई इस क्षेत्र में। तो यहाँ पर हवाओं का बहुत ज़्यादा, जब हवाएं आती है तो वो अभिसरण होता है ना। तो ऊपर जब हवा आएगी तो ठंडी हो जाएगी प्रेशर में आकर के, तो फिर वो वहाँ से, अब चूंकि पृथ्वी घूर्णन भी कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ये हवा फिर नीचे की ओर ट्रेवल करेगी, है ना। तो समझिए क्या चल रहा है वो देखिए। नीचे से एक हवा आ रही है ना, देखो एक हवा नीचे से आ रही है, ठीक, फिर गर्म होकर के ऊपर जा रही है, फिर ये ट्रेवल कर रही है ऊपर की तरफ, और फिर जो है कि उपोष्ण यानी कि इस अक्षांश पे फिर नीचे उतर रही है, और फिर यहाँ का स्थान जब तक खाली हो जा रहा है तब तक ये फिर इधर से इधर जा रही है। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है, चक्र बन जाता है, ठीक ना। अब समझो ये क्या है भाई, ये आपका विषुवत रेखा है ना, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर हवा आई, गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर उठ करके हवा फिर इधर से इधर चल रही है। तो विषुवत रेखा के ऊपर देखो, अब समझो बात को, एक हवा है जो नीचे नीचे आ रही है धरातल के पास में, है ना, जिसको व्यापारिक पौने कहते हैं, ट्रेड विंड, और एक हवा है, इसको संवहन धाराएं भी संवहन के रूप में चलती है, और एक हवा है जो ऊपर होके गर्म और ऊपर ऊपर ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो इसी हवा को क्या बोलते हैं, प्रति विषुवतीय पवन भी इसको कहा जाता है। प्रति विषुवतीय, विषुवत रेखा से दूर जाती है, उल्टा भाग रही है, चूंकि जाती तो ऊपर ऊपर है। तो ये देखो, अब फिर ये अभिसरण हुआ, फिर नीचे आई अच्छा सांसों पर, है ना, एकदम वहाँ भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, शांत मंडल हो जाता है। तो इधर स्थान क्या है, बिल्कुल खाली है, ठीक ना, यहाँ स्पेस है, बिल्कुल खाली है, और यहाँ अभिसरण, तो यहाँ से फिर ये खालीपन को भरने के लिए आती है, और फिर गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से जिस चक्र का निर्माण होता है, इसी चक्र को क्या बोलते हैं, हेडले कोष बोलते हैं, हेडले सेल बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो ये तो बात हो गई ये वाली, यहाँ की ये बात हो गई, क्लियर है, ठीक। अब समझो इसी प्रकार का सेल एक और बनता है ना। वो सेल किस प्रकार से बनता है, निम्न, ये जो है कि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में बनता है। यहाँ से जब हवा इधर आती है, यहाँ से हवा जब इधर आती है तो यहाँ पे पहुँचती है, ठीक ना, और यहाँ से ये चूँकि निम्न दाब का केंद्र है, तो यहाँ से फिर ये ऐसे नीचे नीचे बढ़ती है, तो फिर ये बढ़ती है, तो यहाँ पे जो निर्माण होता है ये होता है फेरल सेल या फेरल कोश इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो विषुवत रेखा के पास में हेडले कोश बनता है, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब के पास में फेरल कोश बनता है। ये दोनों हवाओं का पूरा क्या है, चक्र है। क्लियर हुआ इतना। इसका फेरल कोश का कारण क्या है, कोरियालिस बल, जो फेरल का नियम भी है। फेरल का नियम हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक ना, उसको देख लीजिएगा फिर से। अब यहाँ समझिए एक चीज़, यहाँ से हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस में आपके जो है जेट स्ट्रीम की, जेट स्ट्रीम की, ठीक ना। जेट स्ट्रीम क्या होती है, बार बार जेट स्ट्रीम का नाम निकल करके सामने आता है। जेट स्ट्रीम भी देख लेते हैं। पछुआ पवन हो गया ना। पछुआ पवन क्या है, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलने वाली हवाओं को ही पछुआ हवाओं के नाम से या पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जेट स्ट्रीम समझिए, दोनों गोलार्धों में, ठीक ना, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री साउथ से ध्रुव की तरफ और 20 डिग्री नॉर्थ से ध्रुव की तरफ, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से ध्रुवों की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में 20 डिग्री साउथ
अक्षांश से नीचे ध्रुव की तरफ, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, ठीक ना। चलने वाली हवाएं जो वर्ष भर चलती हैं इनको हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जेट स्ट्रीम शब्द दिया था केंड्रू महोदय ने, नाम याद रख लीजिएगा, केंड्रू महोदय ने जेट स्ट्रीम शब्द दिया था। किन हवाओं के लिए दिया था? ऐसी हवाएं जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में, ध्यान रखिए, किसमें? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में। ऐसी हवाएं जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में 20 डिग्री अक्षांशों से दोनों गोलार्धों में ध्रुवों की तरफ चलती हैं और वर्ष भर, इनको कहते हैं जेट स्ट्रीम। अच्छा, जेट स्ट्रीम नाम क्यों पड़ा? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी ना, विश्व युद्ध हो रहा था, तो अमेरिका से जो B-29 बम वर्षक विमान थे, है ना, बम गिराने के लिए जब आते थे ये विमान B-29, जब ये विमान अमेरिका के थे, बम गिराने के लिए आते थे, कहाँ आते थे? अमेरिका से चल करके जापान आते थे, है ना। अमेरिका से चल करके कहाँ आते थे? जापान आते थे। तो इनको जो है कि इनके विमानों की जो चाल होती थी वो धीमे हो जाती थी, रफ्तार कम हो जाती थी। तो इनको समझ में नहीं आता था कि भाई ये हो किस लिए रहा है। जब ये जापान से अमेरिका वापस जाते थे तो विमानों की चाल जो है वास्तविक चाल से बढ़ जाती थी। लगता था कि फेंका जा रहा है इन लोगों को ना, फेंका जाते थे, सब हवा के साथ साथ चले जाते थे और आते थे तो रफ्तार इनकी कम हो जाती थी। तो ये पता लगाया गया, ठीक ना, बाद में चल करके तो पता लगा कि ये जो है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में चलने वाली हवाओं के कारण हो रहा है। ये हवाएं बड़ी ही तीव्र होती हैं। जो इनका केंद्र होता है, केंद्र में 480 किलोमीटर की रफ्तार से चलती हैं, है ना। जिधर चलती हैं, जिधर इनका मुंह होता है, वो 480 किलोमीटर इनका शुरुआत होता है। और जो पिछला जितना भी कम होता है ना, तो वो 60 किलोमीटर तक ही कम होता है। मान लो हवा इधर से इधर जा रही है, तो यहाँ भाग पर इसकी स्पीड कितनी होती थी? 480 किलोमीटर होती है प्रति घंटा, है ना, पर आवर। और पिछले भाग में जो है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं होती है, लगभग उतना ही होती है। तो इतनी तेज हवाएं जब चलती थी तो विमानों की जो स्पीड होती थी वो धीरे हो जाती थी, है ना। तो इसलिए इसको जेट स्ट्रीम का नाम दिया। केंड्रू ने इसको जेट स्ट्रीम बोला, है ना, कोई फाइटर जेट जो चलते थे, ठीक है, क्लियर हुआ। जेट स्ट्रीम के कुछ प्रभावी कारक भी हैं, जैसे धरातल के किस भाग पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे भाग जो ऊंचाई पर स्थित हैं, जैसे तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, है ना, जो भाग ऊंचाई पर स्थित हैं वो जेट स्ट्रीम से प्रभावित होते हैं। दूसरी बात, जेट स्ट्रीम जहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होती है, धरातल के ऊपर जेट स्ट्रीम जहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होती है वहाँ पर मौसम परिवर्तन होता है और अधिक वृष्टि होती है। अधिक वृष्टि का मतलब वर्षण ज़्यादा होता है, वृष्टि ज़्यादा होती है, क्लियर। दूसरी बात, जेट स्ट्रीम विसर्पाकार, मतलब ऐसे ऐसे ये हवा चलती है, ठीक है ना, दोनों गोलार्धों में। ऐसा नहीं है कि एक जो है किसी सीधी लाइन की तरह ये हवा चलती है, नहीं, सर्पिलाकार चलती है ना, मियांडर की तरह जो है कि चलती है, ऐसे ये बन जाता है। प्रभावी होती है सर्वाधिक ये दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ज़्यादा हैं, स्थलखंड भारी मात्रा में है, क्लियर है। जेट स्ट्रीम में कुछ चीज़ें और हैं जिनको समझ लीजिए। जैसे जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर होता है, लेकिन कितना, तो याद रखिएगा 6000 मीटर से लेकर के 12000 मीटर की ऊंचाई पर ये विकसित होती हैं,
है ना। और 20 डिग्री अक्षांश से दोनों गोलार्धों से ध्रुवों की तरफ चलती हैं। लेकिन इसमें भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो 27 डिग्री से 30 डिग्री दोनों गोलार्धों में, 27 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में ये सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, है ना। और ये पूर्व दिशा की ओर पश्चिम से पूर्व ट्रेवल करती हैं, सर्पण करती हैं। क्लियर है। तो केंड्रू महोदय ने जेट स्ट्रीम को बताया कि ये जो है कि पूर्व दिशा की ओर चलने वाले लहरदार पौने हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ से समझ लीजिए, 1947 में रासबी का नाम आता है। रासबी महोदय जेट स्ट्रीम के प्रमुख अनुसंधानकर्ता थे। और देखो, दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री से ध्रुवों के बीच जो पवनें चलती हैं ना, तो इन पवन पेटियों को केंड्रू ने जेट स्ट्रीम कहा था। लेकिन इस पवन को 1947 में रासबी ने नाम दिया जेट स्ट्रीम का, है ना। कि जैसे एक जेट चलता है तो आगे बहुत स्पीड में होता है और पीछे धीरे धीरे हवा का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वैसे ही ये हवाएं भी चलती हैं। तो मुख्य अनुसंधानकर्ता रासबी महोदय थे। 1947 में जेट स्ट्रीम नाम दिया। और केंड्रू महोदय ने पवन पेटियों को जेट स्ट्रीम कहा था कि जो हमारे पूरा यहाँ से वहाँ तक चलती हैं वो पूरा ही जेट स्ट्रीम है। क्लियर है। तो इन बातों को क्या करना है, समझना है। ठीक। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे पवनों को हम लोग पढ़ रहे थे, 6 नियतवाही पवन पेटियां हम लोगों ने इसमें पढ़ा हुआ था। क्लियर है। अब इन पवनों को पढ़ने के बाद मानसून पवन आएगी। कौन सी पवनें, मानसूनी पवनें और स्थानीय पवनें। तो कुछ मानसूनी पवनों को पढ़ेंगे हम लोग। जो मानसूनी पवन होती है, क्या होती है, किस प्रकार से होती है, उत्पत्ति कैसे होती है और इसकी विशेषता क्या होती है। इसके अलावा स्थानीय पवनों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कि कौन कौन सी स्थानीय पवनें विश्व में हैं और किस प्रकार से यह पवनें चलती हैं, कार्य करती हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या होता है और इन पवनों का प्रभाव क्या होता है। ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे।